गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम कॉस्ट अकाउंट्स में एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 है ये हमारा। ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। हेडिंग लिख लो बेटा मेरे साथ, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। चलो, कंसेप्ट इस चैप्टर का बेटा इस लेक्चर में समझेंगे। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, नीड फॉर रिकंसिलिएशन। नीड फॉर रिकंसिलिएशन, इसमें लिखो देयर आर some concerns which prepare two set of books, that is cost books and financial books. There are some concerns which prepare two set of books, that is cost books and financial books. Due to difference in nature of transactions, comma, disagreement arises in profit as per cost books. Disagreement arises in profit as per cost books and profit as per financial books. Disagreement arises in profit as per cost books and profit as per financial books. फिर लिखो, in order to reconcile the differences, comma, a reconciliation statement is prepared. A reconciliation statement is prepared. चलो बेटा कॉपी कर लो इसे, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। करें बेटा, अब समझते हैं। देखो बेटा होता क्या है, पता है बहुत सारी ना
मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं। वो क्या करती हैं, वो अपने पास ना 2 सेट ऑफ बुक्स बनाती हैं। एक वो बनाती हैं अपने पास कॉस्ट बुक्स और एक वो बनाती हैं फाइनेंशियल बुक्स। तो एक तो वो प्रिपेयर करती हैं कॉस्ट बुक्स और एक वो प्रिपेयर करती हैं फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है बेटा। अब बेटा होता क्या है, कॉस्ट बुक्स से बच्चे मेरा मतलब है कॉस्ट शीट। कॉस्ट बुक से हमारा मतलब है कॉस्ट शीट। हमने चैप्टर 2 पढ़ा था बेटा कॉस्ट शीट वो। और फाइनेंशियल बुक से बेटा मेरा मतलब है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ऐसी होती हैं जो अपने पास 2 सेट ऑफ बुक्स बेटा मेंटेन करती हैं, कॉस्ट बुक्स मतलब कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल बुक्स मतलब ट्रेडिंग पीएल। अब आप पूछोगे सर 2-2 क्यों? क्योंकि बेटा दोनों को ना बनाने का जो पर्पस है वो डिफरेंट होता है। दोनों बुक्स को बनाने के पीछे जो पर्पस होता है बेटा वो डिफरेंट होता है। कैसे? बेटा कॉस्ट शीट बनाई जाती है टू अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब एक यूनिट को बनाने में खर्चा कितने रुपए का आया, इस पर्पस के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा कॉस्ट शीट। ठीक है। जबकि ट्रेडिंग पीएल को बनाने का बेटा पर्पस क्या होता है, टू अ सर्टेन टैक्स लायबिलिटी, मतलब हमें टैक्स कितना पे करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल। तो मैंने क्या कहा बेटा, कॉस्ट शीट को बनाने का पर्पस होता है टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, जबकि ट्रेडिंग पीएल को बनाने का पर्पस होता है टू असर्टेन माय इनकम टैक्स लायबिलिटी, मतलब कितना टैक्स हमें इस साल पे करना है, उसके लिए बनाया जाता है आपका ट्रेडिंग पीएल। तो दोनों को बनाने का जो पर्पस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ आया यहां तक बेटा? अब होता क्या है बेटा, अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई हुई है, तो कॉस्ट शीट में सबसे लास्ट में याद करो क्या आता था, प्रॉफिट आता था। कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड प्रॉफिट फिर सेल्स, तो प्रॉफिट आता था, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है। और एक प्रॉफिट बेटा ट्रेडिंग पीएल से भी आता है, नेट प्रॉफिट, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है बच्चे। और बेटा होता क्या है, ये दोनों प्रॉफिट्स जनरली बेटा सेम नहीं होते हैं। इन दोनों प्रॉफिट्स में आता है डिफरेंस। क्यों आता है डिफरेंस बेटा, वो अभी डिस्कस करेंगे। इन दोनों प्रॉफिट्स में कई बार क्या आ जाते हैं बेटा, डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, डिफरेंसेस आने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, वो अभी बात की बात है बेटा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आ गया और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ गया। इन दोनों प्रॉफिट्स में क्या आ जाता है, डिफरेंस। क्यों आ रहा है डिफरेंस, उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके लिए
हम क्या बनाते हैं, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको कुछ कुछ याद आएगा बेटा, चैप्टर फाउंडेशन में भी था आपके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वहां पर आप बैलेंस एज पर कैश बुक को रिकंसाइल करते थे विद बैलेंस एज पर पासबुक। यहां पर आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स को रिकंसाइल करोगे विद प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और क्या बनाओगे बेटा, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं डिफरेंसेस क्यों आते हैं। कॉपी कर लो पहले इतना। कॉपी कर लो बच्चे। चलो करना शुरू करें, और मेरे साथ हेडिंग लिखो, रीजंस फॉर डिफरेंसेस। रीजंस फॉर डिफरेंसेस, दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्यों आता है, रीजंस क्या हैं। तो पहला है रीजन है बेटा, आइटम्स शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। पता है बेटा, एक बात इंपॉर्टेंट, मेरी बात समझना बेटा। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, कॉस्ट शीट, तो बेटा कॉस्ट शीट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं। कॉस्ट शीट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं। ऑपरेटिंग मतलब वो खर्चे जिनका रिलेशन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ है, सिर्फ वही खर्चे। जबकि बेटा ट्रेडिंग पीएल में ऑपरेटिंग खर्चे तो आएंगे ही आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी आते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो, तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स ही दिखाई जाती हैं। ऑपरेटिंग मतलब विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, जिनका रिलेशन प्रोडक्ट के साथ है। जबकि ट्रेडिंग पीएल में यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऑपरेटिंग आइटम्स तो आएंगे ही आएंगी बेटा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी आएंगी। तो ऑपरेटिंग आइटम्स तो आएंगी प्लस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी आएंगी। तो ऑपरेटिंग भी आएंगी और बेटे नॉन ऑपरेटिंग में आपको एग्जांपल देता हूं अभी। जैसे बेटा एक बात समझो, जैसे एग्जांपल लो, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। तो बेटा ये कौन सी आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग। इसका बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। कहां पर आएगी, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगी, मतलब ट्रेडिंग पीएल में आएगी बेटा, ये कॉस्ट शीट में नहीं आती है। और अपने आप सोचो, एक खर्चा है जिसे आप ट्रेडिंग पीएल में तो दिखा रहे हो बट आप उसे कॉस्ट शीट में नहीं दिखा रहे हो, तो दोनों के प्रॉफिट्स में तो बेटा डिफरेंस आना ही आना है। अच्छा और एग्जांपल देता हूं आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड या पेड। फिर से बेटा इंटरेस्ट रिसीव हुआ या पे हुआ, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बेटा। कहां पर शो करोगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो करोगे, लेकिन क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है कॉस्ट शीट में नहीं आएगा,
तो बताओ, एक आइटम को ट्रेडिंग पीएल में तो दिखा रहे हो बट कॉस्ट शीट में नहीं दिखा रहे हो, तो दोनों के प्रॉफिट्स में फिर से डिफरेंस आ जाएगा बेटा। सिमिलरली बहुत सारी आइटम्स हो सकती हैं, डिविडेंड रिसीव्ड ऑब्लिक पेड, फिर से नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगा बट कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। कॉस्ट शीट में नहीं आएगा तो दोनों के प्रॉफिट्स में बेटा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, फिर से नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर, और नॉन ऑपरेटिंग है तो कहां आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कहां पर नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में। फिर से दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाएगा। और गुडविल रिटर्न ऑफ, अगेन नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगी। कहां पर नहीं आएगी, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आएगी। फिर से दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा। तो याद रखना, पहला रीजन दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आने का क्या हो गया, कॉस्ट शीट में सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स आती हैं, जबकि ट्रेडिंग पीएल में ऑपरेटिंग तो आएंगी आएंगी, नॉन ऑपरेटिंग भी आएंगी, और इस वजह से दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंस। पक्का बताओ, पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ सबको? कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लो बच्चे। बेटा समझ आया पहला रीजन? चलो अब मेरे साथ आओ आप लोग सेकंड रीजन पे। सेकंड रीजन है बेटा ओवरहेड्स। सेकंड रीजन है बेटा ओवरहेड्स। अब ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। बेटा होता क्या है, ये ना, ये वैसे जो चीज़ मैं भी पढ़ाऊंगा, ये वैसे आगे मैं एक पूरा चैप्टर ओवरहेड्स के ऊपर आपको कराऊंगा, तो वहाँ पर और डिटेल में आप लोग समझोगे। फिलहाल मैं छोटा सा एक आइडिया आपको दे देता हूँ। बेटा होता क्या है, कॉस्ट शीट में जो ये ओवरहेड्स बुक होते हैं ना बेटा, कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स बुक होते हैं वो बुक होते हैं एब्जॉर्प्शन बेसिस पे। कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स बेटा बुक होते हैं वो एब्जॉर्प्शन बेसिस पे बुक होते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में बेटा जो ओवरहेड्स बुक होते हैं ना वो एक्चुअल बेसिस पे बुक होते हैं। तो कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन बेसिस पे बुक होते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ओवरहेड्स एक्चुअल बेसिस पे बुक होते हैं। डिफरेंस क्या है मैं भी थोड़ा समझाता हूं आपको। बाकी बेटा ये एब्जॉर्प्शन बेसिस आप लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ोगे, तो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू जितना समझा सकता हूं मैं उतना समझाऊंगा। अभी देखो एग्जांपल समझना बेटा। देखो यहां पर लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड ₹1,00,000। ठीक है, फिर लिखो डायरेक्ट वेजेस ₹1,50,000। फिर लिखना इन कॉस्ट अकाउंट्स कॉमा फैक्ट्री ओवरहेड्स आर absorbed at the rate of 80% of direct wages. In cost accounts, factory overheads are absorbed at 80% of direct wages.
कॉपी कर लो, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। देखो बेटा, सुनो बच्चे, आप एक बात याद रखना, ये जो मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए ना, लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड। इंकर्ड इसका मतलब ये वाले ओवरहेड्स हैं बेटा एक्चुअल, ये हैं एक्चुअल ओवरहेड्स, जितने एक्चुअल में इंकर हुए हैं। और एक्चुअल ओवरहेड्स बेटा कहां पर जाते हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स जाते हैं बेटा फाइनेंशियल अकाउंट्स में, यानी ट्रेडिंग पीएल में। ये देखो, एक्चुअल ओवरहेड्स कहां पर जाएंगे बेटा? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो ये जो 1 लाख रुपए के एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, ये तो कहां चले गए बेटा? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं जरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की देखो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा इन कॉस्ट अकाउंट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बेटा ये एब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं सब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ओवरहेड्स चैप्टर में, फिलहाल यहां तक याद करना है आपको। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस 1,50,000, तो उसका 80% बताओ। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो गए 1,20,000। और बताओ मेरे को, ये जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं ये कहां पर जाएंगे? ये जाएंगे कॉस्ट शीट में, क्योंकि कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स बुक होते हैं एब्जॉर्प्शन बेसिस पे। तो अपने आप सोचो, ट्रेडिंग पीएल में, ट्रेडिंग पीएल में बेटा, ट्रेडिंग पीएल में आप ओवरहेड्स दिखा रहे हो 1 लाख रुपए पे, जबकि कॉस्ट शीट में आप ओवरहेड्स दिखा रहे हो 1,20,000 पे। तो सोचो, ट्रेडिंग पीएल में खर्चा दिखाया 1 लाख पे, कॉस्ट शीट में खर्चा दिखाया 1,20,000 पे। तो दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आ जाएगा बेटा? डिफरेंस आ जाएगा। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। अच्छा, एक बात बड़ी काम की आपको और बताता हूं, मुझे बताओ एक्चुअल कितने थे? 1 लाख। और एब्जॉर्ब्ड कितने? 1,20,000। तो एब्जॉर्ब आपने ज्यादा करे, एक्चुअल कम है, एब्जॉर्ब ज्यादा करे, दिस इज नोन एज ओवर एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर आएगा ओवर एब्जॉर्प्शन। पहले बताओगे ओवर एब्जॉर्प्शन कब आएगा? व्हेन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज मोर देन एक्चुअल ओवरहेड्स। तो क्या आ जाएगा? ओवर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब ज्यादा करे तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कम करे तो अंडर एब्जॉर्प्शन। तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन कब आएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स। तो अगर एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से कम है तो अंडर, एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर। ठीक है बेटा, इसमें मैंने अभी ज्यादा डिटेल में बेटा आपसे डिस्कस नहीं करा है, फिलहाल मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। सब बताऊंगा लेकिन ओवरहेड चैप्टर में। कॉपी कर लो बेटा। ये आपका ना सेकंड रीजन हो गया बेटा जिस वजह से डिफरेंस आता है बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉपी कर लिया बेटा। अच्छा, अब आता है बेटा थर्ड रीजन, और थर्ड रीजन है बेटा डेप्रिसिएशन। थर्ड रीजन है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कैसे? मैं अभी बताता हूं बेटा आपको। बेटा होता क्या है, एक तरफ है फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग पीएल, और एक तरफ है कॉस्ट अकाउंट्स यानी कॉस्ट शीट।
बेटा होता क्या है, दोनों में डेप्रिसिएशन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है ना, वो डिफरेंट होता है। जैसे बेटा फाइनेंशियल अकाउंट्स में यानी ट्रेडिंग पीएल में बेटा डेप निकाला जाता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। जनरली डेप निकाला जाता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में बेटा डेप्रिसिएशन जनरली निकाला जाता है, करा हुआ ये मेथड आपने, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड के हिसाब से। तो कॉस्ट अकाउंट्स में डेप निकाला जाता है यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेप निकाला जाता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। अब सोचो, जब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही डिफरेंट यूज हो रहे हैं दोनों सेट ऑफ बुक्स में, तो प्रॉफिट तो डिफरेंस बेटा आना ही आना है ना। तो एक डेप्रिसिएशन भी एक रीजन है जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ बेटा सबको? कॉपी कर लो। और एक फोर्थ रीजन आपको कराता हूं। फोर्थ रीजन है बेटा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट। सुनना बेटा, बेटा कॉस्ट अकाउंट्स में ना, कॉस्ट अकाउंट्स में स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास मेथड्स यूज होते हैं, जैसे फीफो हो गया या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड हो गया। बेटा आपने करा हुआ ये दोनों मेथड्स बेटे सीए फाउंडेशन लेवल में। तो कॉस्ट अकाउंट्स में स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए जनरली दो मेथड्स चलते हैं, वो है फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट। जबकि बेटा फाइनेंशियल अकाउंट्स में स्टॉक का वैल्यूएशन करने का जो मेथड होता है वो होता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर है एज पर AS 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से आपको स्टॉक वैल्यू करना पड़ता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब क्योंकि स्टॉक दोनों ही सेट ऑफ बुक्स में डिफरेंट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो बच्चे इस वाले चैप्टर में स्टॉक ज़्यादा निकालने को नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन ज़्यादा निकालने को नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा आपको। तो मैंने आपको 4 रीजंस कराए हैं बेटा जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉपी कर लो बेटा, क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। चलो क्लियर हो गया बेटा, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।